हाँ भाई, तो ये सवाल दिया था मैंने आप लोगों को करने के लिए कि विंटर 2021 का सवाल था। अच्छा खासा लेंदी सवाल है, उसमें जो रिक्वायरमेंट है वही है कि आपने इसमें रिस्क और रिस्पॉन्सेज बताने हैं। देखते हैं आपने कौन कौन से रिस्क इसमें निकाले। यहाँ पे लिखा हुआ है, योर फर्म हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ रिसेंटली लॉन्च इनोवेटिव फूड बिजनेस वेंचर बाय द नेम ऑफ मकाओ फूड्स प्राइवेट लिमिटेड MPL। और वो कह रहा है कि भाई एक्सट्रैक्ट्स दिए हुए उसने ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फॉर द ईयर एंडेड 31 अक्टूबर 2021 प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट आर एस फॉलोज। यानी अगेन आपको किसी कंपनी में रिस्क निकालने होते हैं तो क्या आप उसके एंटिटी के ऑपरेशंस की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं? जल्दी बताओ, एंटिटी के ऑपरेशंस की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं सर, जिसमें मल्टीपल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का, एक्सचेंज रेट का, मल्टीपल रिस्क निकल के सामने आ रहे होते हैं जैसे ही मैं ऑपरेशन को समझता हूँ। एक इदारा प्रॉपर्टीज़ बेचने की सोच रहा है, फर्स्ट 5 ट्रेड हो जाता है, एक से ज़्यादा सेगमेंट है, सेगमेंट रिपोर्टिंग का रिस्क आ जाता है। तो जैसे जैसे मैं समझता रहता हूँ वैसे वैसे मुझे मसले पता लगते जाते हैं। मैं सेल ऑन रिटर्न बेस पे बेचता हूँ तो भाई मेरा एक रिस्क होता है कि ऑब्वियसली रिफंड लाइबिलिटी अप्रोप्रिएटली बुक ना की गई हो, उसका एस्टीमेट गलत लिया गया हो एंड सो ऑन। तो ये मसले मसाइल हो सकते हैं, ऐसा ही है। तो जब अंडरस्टैंडिंग लेंगे तो ये होगा। तो फिर हमें एनालाइज भी करना होता है, एनालिटिकल प्रोसीजर भी करने होते हैं कि जैसे अगर मेरी प्रोडक्शन, एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मेरी प्रोडक्शन जो है कम हुई है इस साल, मेरी फिर भी सेल ज़्यादा हुई है, तो हाउ इज़ दिस पॉसिबल कि मेरी प्रोडक्शन कम हुई है और सेल ज़्यादा हुई है? तो ये आपस में कोलैबोरेट नहीं करता, एक इनकन्सिस्टेंट है दूसरी इन्फॉर्मेशन से। तो ये भी हमें सोचना होता है सर कि भाई ये कैसे हो सकता है, एनालाइज करना मुझे आना चाहिए। मेरा जो है एक्सपोर्ट का बिजनेस है और मेरे एक्सचेंज रेट डिक्लाइनिंग ट्रेंड के ऊपर है, तो मेरा मार्जिन कम होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए? जल्दी बताओ, मार्जिन कम होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए? मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, एक्सचेंज रेट नीचे आ गए, कम होना चाहिए, और आपने जब एनालाइज किया तो आपने देखा मार्जिन बढ़ चुके हैं। आई थिंक दिस इज ऑल्सो इनकन्सिस्टेंट विद अदर इन्फॉर्मेशन। तो आपने एनालिटिकली देखना था कि इसमें रिस्क क्या क्या नज़र आते हैं। तो हमने आपके सामने रखा कि भाई ये मसले होते हैं। इसीलिए हर सवाल के अंदर कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, कुछ ऑपरेशंस की अंडरस्टैंडिंग, कुछ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है, जिससे आपको देख के निकालना है कि व्हाट कुड गो रॉन्ग, मसला क्या हो सकता है। आओ देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ज्वाइनिंग फ़ी नॉन रिफंडेबल। अब ये ज्वाइनिंग फ़ी है क्या, ये आगे देखेंगे तो ही मुझे रिस्क समझ आएगा, अदरवाइज ऐसे देख के तो समझ नहीं आ रहा। फिर सर्विस चार्जेस आ रहे हैं और फिर आ रहा है प्रॉफिट ऑन सप्लाई ऑफ इंग्रेडिएंट्स, फिर इन्वेंट्री आ रही है, कैश एंड बैंक आ रहा है, पेएबल टू रेस्टोरेंट आ रहा है, नेट ऑफ सर्विस चार्जेस एंड प्रॉफिट ऑन इंग्रेडिएंट्स। यानी सर अगर मैं अकाउंटिंग अच्छी जानता हूँ ना, और मैं IS1 अच्छे से जानता हूँ, IS1, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं किसी के साथ अपना पेबल नेट तब कर सकता हूँ जब मेरे पास एक अनकंडीशनल राइट हो। अनकंडीशनल राइट हो एग्रीमेंट में तहत कि मेरे पास अनकंडीशनल राइट हो कि मुझे उसने इजाज़त दी हुई हो, तो ही मैं नेटिंग कर सकता हूँ। लीगली इन्फोर्सेबल राइट हो, वेरी गुड। जो कॉन्ट्रैक्ट से आता होगा, सही है भाई, तू नेट बेसिस पे पेमेंट कर सकता है, अदरवाइज आई एम नॉट अलाउड टू डू सो। मुझे नेटिंग नहीं करनी चाहिए। तो क्या सबसे पहले हम करंट लायबिलिटीज में देख सकते हैं कि सिंस द पेएबल टू रेस्टोरेंट्स हैज़ बीन प्रिपेयर्ड या हैज़ बीन प्रेजेंटेड नेट ऑफ सर्विस चार्जेस एंड प्रॉफिट ऑन इंग्रेडिएंट्स, दिस इंडिकेट्स दैट देयर इज अ रिस्क that Macau Foods Limited या Macau Private Limited might have incorrectly netted off their payables with the receivable balances from the restaurants. However, as IS1 only allows the netting off when there is the legally enforceable right. एक तो सेम पार्टी से होना चाहिए और मेरे पास एक अनकंडीशनल ये लीगली इन्फोर्सेबल राइट होना चाहिए। तो पहले बताओ ये रिस्क कितने लोगों ने पिक किया था? हाँ भाई, ये रिस्क कितने लोगों ने पिक किया था कि ये जो आ रहा है सामने? मैं बता देता हूँ, वापस कर लिया था, वेरी गुड यार। देखें, नेट वाली बात बताता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल मेरे क्लाइंट है, मैं PTCL का नाम भी ले देता हूँ। PTCL ने अपनी किताबों के अंदर अपने पेरेंट एंटिटी को पे करना है टेक्निकल सर्विस फी की मद में एक पेएबल, यानी जो रॉयल्टी होती है जैसे कि, तो रेवेन्यू का एक परसेंटेज वो लाइबिलिटी बुक करता जाता है, और एट द सेम टाइम इस PTCL को रिसीव भी करना है PTCL से पैसा। तो मुझे एक बात बताओ, PTCL क्या रिसीवेबल को जो उससे पैसा लेना है और इस पेएबल को आपस में नेट कर सकता है? आपस में नेट कर सकता है? हाँ जी, PTCL नेट कर सकता है, लेकिन एक ही पार्टी है, उसका पेरेंट है।
यस, अगर लीगली इन्फोर्सेबल राइट है तो कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। बात समझ आ रही है गुरुतलन? ये लॉजिक है इसके पीछे। क्योंकि कहा यह जाता है कि भाई हो सकता है ना कि आपके जो रिसीवेबल टर्म्स हैं वो अलग है, पेमेंट टर्म्स अलग हो। लेट्स से जब आपने उसको बोला हो, प्लीज सुनिएगा मेरे बच्चों, जब आपने उसको बोला होता सामने वाली पार्टी को कि मैं आपको 30 दिनों में पैसे दे दूंगा, 30 दिनों में, तो लायबिलिटी जो शो कर रही है वो कितने दिनों की शो कर रही है, कितने दिनों में पे करनी है, जल्दी बताओ? 30 दिनों में। अच्छा, आपको जो पैसे मिलने हैं वो 60 दिनों में मिल रहे, 60 डेज में। हाँ जी, जो आपको पैसे मिलने हैं वो 60 डेज में मिलने हैं, तो वो एक 60 दिनों की इफेक्शन है, रिफ्लेक्शन है। तो मुझे एक बात बता दो, एक बंदा जब रेशियोज निकालेगा, टर्म सेम नहीं है, अलाउड नहीं है, तो भाई मुझे बताओ मेरे रेशियोज तो डिस्टॉर्ट हो जाएंगे। क्या मेरा यूजर का डिसीजन इन्फ्लुएंस होगा? डेज गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, अब ये नेटिंग ऑफ मैं कर सकता हूँ सब्जेक्ट टू के सामने वाले ने कॉन्ट्रैक्ट में लिख के दिया होगा भाई तुम कर सकते हो, तो फिर उस केस में सामने वाला एग्री भी तब कर रहा होगा ना मेरे बच्चों, जब मेरे दिन भी 30 हो उसके दिन भी 30 हो, मेरे भी 60 हो उसकी भी 60 हो, तो ही करेगा ना वो, अदरवाइज तो वो नहीं करने देगा। तो इसीलिए मना किया गया है कि आपने नेटिंग ऑफ नहीं करनी अगर आपके पास अनकंडीशनल राइट टू सेटल नहीं है। नेटिंग ऑफ होनी चाहिए तब जब आपके पास अनकंडीशनल राइट हो, दैट्स इट। क्लियर है? तो एक ये रिस्क हो गया। अच्छा, वैसे जब ये रिस्क निकाल ही लिया, इस पर प्रोसीजर क्या परफॉर्म करेंगे मेरे बच्चों, ये बताते हो? ऑल टुगेदर इस पर क्या प्रोसीजर होंगे वैसे ही समझने के लिए, क्या प्रोसीजर हो सकते हैं? वेरी गुड, मैं ऑब्टेन करूंगे एग्रीमेंट विद द रेस्टोरेंट्स एंड इंस्पेक्ट कर लेंगे इसमें टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हाँ जी, ऐसा है। अच्छा, क्या मैं हिस्टोरिकल सेटलमेंट पैटर्न देख सकता हूँ? हिस्टोरिकल सेटलमेंट पैटर्न्स, हिस्टोरिकल, ये ऑब्वियसली ये ऐसे भी आ सकता है कि आपके एक तो टर्म्स हैं और हिस्ट्री में सेटलमेंट कैसे होती है, नेट बेसिस पे हो रही होती है, ग्रॉस हो रही होती है। अच्छा, क्या मैं इसकी सप्लायर से यानी रेस्टोरेंट से कॉरेस्पॉन्डेंस चेक कर सकता हूं? क्या मैं इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस चेक कर सकता हूं? क्या कंफर्मेशन भेज दूं, कंफर्मेशन भेज दूं और ये टर्म्स कंफर्म कर दूं कि वेदर आर दे अलाउड टू सेटल ऑन द नेट बेसिस और नॉट? तो बिल्कुल आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी इस केस में, तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है। अगर टर्म्स लोगों पर हिस्टोरिकली सेटल होता हो तो अप्रोप्रिएट एविडेंस होगा, यस, तो फिर वो सामने वाला मना नहीं कर रहा ना, कंफर्मेशन ले लेंगे। सही है? तो कहते हैं ये जस्टिफाइड बातें होती है ना। जैसे कि मैं तुम्हें बताता हूँ पीडीसीएल में क्या होता है, या मतलब वैसे ही टेलीकॉम सेक्टर में क्या होता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई पाकिस्तान के बाहर से पाकिस्तान में कॉल आती है, तो क्या पाकिस्तान में जो कॉल आएगी, पाकिस्तान के नेटवर्क पे आएगी? जैस, यूफोन, टेलीनॉर, जोंग, ऐसे ही इसी में आएगी ना, पाकिस्तान से बाहर आएगी? बताओ जल्दी से। पाकिस्तान से बाहर यहाँ पे कॉल आती है तो वो हमारे नेटवर्क पे आती है, हम फॉरेन टेलीकॉम ऑपरेटर्स को चार्ज करते हैं, यानी हमसे मुराद है यूफोन, टेलीनॉर, बोलेंगे भाई तुम्हारे बंदे ने हमारे नेटवर्क पे कॉल की है, मेरा नेटवर्क यूज़ हुआ है, मुझे पैसे दो। क्या वो एग्रीमेंट में फिक्स होगा कि पर सेकंड का रेट कितना होगा, पर मिनट का रेट कितना होगा? एग्रीमेंट होगा, बिल्कुल होगा। एक तो वो आ गई, वो मेरी इनकम। अच्छा, अब जो पाकिस्तान से बाहर कॉल करेंगे उनके नेटवर्क पे गिरेगी अगर कॉल, उनके नेटवर्क पे गिरेगी अगर कॉल, तो क्या वो मुझसे पैसे मांगेंगे? मेरा वो एक्सपेंस है, मेरा वो एक्सपेंस है, जल्दी बताओ। हाँ मेरे बच्चों, मेरा एक्सपेंस है। ओके, इसको हम कहते हैं इंटरकनेक्ट कॉस्ट और इंटरकनेक्ट रेवेन्यू। मैं जो कमाऊंगा वो इंटरकनेक्ट रेवेन्यू, मैं जो दूंगा वो इंटरकनेक्ट कॉस्ट है। अच्छा, अब हिस्टोरिकली ये होता रहा है, एक पैटर्न है, इंडस्ट्री पैटर्न है कि जब भी ये लोग सेटलमेंट करते हैं, तो सिंपली करते ये हैं कि भाई देखते हैं कि तूने मुझे कॉल कितनी की, मैंने तुझे कॉल कितनी की, नेट तेरा देना बनता है और नेट पे सेटलमेंट हो रही है। ये क्या शो कर रहा है? बिजनेस प्रैक्टिस। यस, तो अब मुझे बताओ, ये तो बिजनेस प्रैक्टिस है ना, ये तो बिजनेस प्रैक्टिस है। पर अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ, अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ कि आप नेट कर सकते हैं, तो क्या मैं नेट करूंगा एफएस में? जल्दी बताओ। नहीं, मैं नेट नहीं करूंगा, मैं नेट नहीं करूंगा एफएस में, क्योंकि मेरे पास उसका एविडेंस अवेलेबल नहीं है। क्लियर है?
तो मैंने ये भी क्लियर कर दिया आपको। इसीलिए अच्छा हाँ, फिर उसमें से कुछ प्लीज़ सुनना, उसमें से कुछ टेलीकॉम ऑपरेटर्स ऐसे हैं, जैसे मोबाइल ही हो गया जो सऊदी अरेबिया का है, और आपका वोडाफोन हो गया जो यूके का है, उनसे एग्रीमेंट हुआ है किसी का कि भाई आप नेट कर सकते हैं नेट पे। अब बताओ, अब मैं क्या फाइनेंशियल्स में सिर्फ उनका बैलेंस नेट कर सकता हूँ? सिर्फ उनका बैलेंस? जल्दी बताएं जानी। यस सर, अब सिर्फ उनका बैलेंस नेट हो सकता है। तो अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द एग्रीमेंट वेदर यू हैव लीगली इन्फोर्सेबल राइट और नॉट टू डू सो। क्लियर है? डन है? तो ये जो मैं प्रेसिडेंट देख रहा था, ये देख रहा था कि भाई असल में क्या हो रहा है, अपने सबूत को पक्का करने के लिए। अच्छा, अगर कॉरेस्पॉन्डेंस में दोनों एग्री कर ले प्रेजेंट करने के लिए नेट बेसिस पे, तो क्या हम कर सकते हैं? जल्दी बताओ। कॉरेस्पॉन्डेंस में लिखा हुआ है यस यू आर ऑथोराइज टू डू सो। अब कर सकते हैं? अब तो कर सकते हैं बिल्कुल। पर आपने क्या रेलेवेंट एविडेंस के लिए देखना पड़ेगा कि क्या वो बंदा नेटिंग का कह रहा है जो ऑथोराइज टू डू सो हो, वो बंदा कह रहा है ईमेल के अंदर जो ऑथोराइज हो। ऐसा तो नहीं है कोई चुन्ना टुच्चा सा एम्प्लॉय कह रहा है उसकी बात मान ली। हाँ जी, ऐसा है ना मेरे बच्चों? फ़हीमुल्लाह कह रहे हैं सर अकाउंटिंग डिफरेंस हो लाइक IFRS एंड गैप। तो जानी अगर IFRS एंड गैप का फ़र्क होगा तो फिर आप तो पहले एग्री करते हो ना एंगेजमेंट लेटर में, क्या FS किस पे बनाते हो? नहीं आई बात समझ? पहले एग्री करते हो ना या नहीं करते? इतना बताओ। तो फ़हीम इसमें सवाल पैदा नहीं होता ना जानी, आप तो पहले एग्री कर लेते हो। अगर गैप होगा तो गैप को फॉलो करोगे, फिर गैप के असूल देखोगे। अच्छा, हम आज कह रहे हैं सर लीगली इन्फोर्सेबल राइट तो कॉरेस्पॉन्डेंस से नहीं होगा ना, एग्रीमेंट से होगा। मैंने भी यही कहा आपको कि पहले एग्रीमेंट देखेंगे, एग्रीमेंट के बाद अगर कॉरेस्पॉन्डेंस इस बात की गवाही दे रही है कि नेट कर सकते हो, तो आपने देखना पड़ेगा कि किस बंदे ने इसको नेटिंग करने की इजाज़त दी है, क्या वो ऑथराइज टू डू सो है या नहीं है। हमारी यही बात की और बच्चों मैंने यही बात की है, हमें ऑथराइज टू डू सो देखना है, वरना मैं उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस को नहीं मानूंगा। क्लियर है? बात समझ आ रही है? जल्दी बताओ। और क्या आप कॉरेस्पॉन्डेंस ऐसे ही किसी की भी एक्सेप्ट कर लेंगे या प्रॉपर ईमेल देखेंगे रेलेवेंट एविडेंस के लिए कि किसने की है, कौन बंदा है जो ऑथराइज कर रहा है? अच्छा, कोमल कह रही है सर अगर एग्रीमेंट से कंफर्म हो गया तो वाई कॉरेस्पॉन्डेंस। देखें, अगर एग्रीमेंट से कंफर्म हो गया तो मुझे आगे जानने की ज़रूरत ही नहीं है ना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई व्हाट इफ़ अगर एग्रीमेंट के अलावा कुछ हो रहा तो मैं ये और मज़ीद प्रोसीजर्स करूँगा। बात समझ आ रही है कोमल? तो हम हिस्टोरिकल ट्रेंड्स भी देख रहे हैं कि हिस्ट्री में क्या होता है कि कॉरेस्पॉन्डेंस से बात पता लगी नहीं लगी, क्योंकि आपका एग्जामिनर ये कहता है ना कि भाई ये एग्रीमेंट तो इंस्पेक्ट हो गया है, आगे बताओ और क्या करोगे उसको वेरीफाई करने के लिए। तो क्या उसके हमें प्रोसीजर नहीं पता होने चाहिए? जल्दी बताओ। तो ये उसी के तो प्रोसीजर है जो मुझे पता होने चाहिए, जो मैं देख भी रहा हूँ। क्लियर है कोमल? चलें आगे लेके चलते हैं इसको। अब मरियम एंड मुश्तबा are the co-founders of MPL and are also involved in entities' operational activities in return of a 40% equity stake in the business. Okay, अच्छा भाई सॉरी, तो आगे निकल गए। Mariam and Mushtaba, the co-founders and are involved in the entities' operational activities. They had approached a venture capital fund for financing the startup. The fund finance MPL in return of 40% equity stake in the business. यानी उसने फाइनेंस कर दिया है। मैं फिर तुमसे पूछता हूँ क्या फाइनेंस करना चाहेगा या कर चुका वो? जल्दी बताओ। कर दिया उसने फाइनेंस। आगे, being a high risk investment for the fund, they have superior rights of MPL's assets and payouts over other stakeholders. Remaining amount was raised through 100 million bank loan. हाँ भाई, मुझे आप एक बात बताते हैं कि इस चीज़ के अंदर मेरे पास क्या रिस्क है, क्या रिस्क है सोफा जो मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे क्या रिस्क हो सकता है? अच्छा, एक तो चलो मैंने कह दिया, मैं मान गया कि ब्रीच ऑफ डेट कोवेनेंट्स हो सकता है, एग्रीड हूँ मैं।
Okay, since the fund has preferential rights over payouts and preferential rights on liquidation, therefore the management may not have classified or accounted for the preference shares. Very good यार. क्या सुपीरियर राइट की वजह से हमें ये देखना पड़ेगा कहीं ये प्रेफरेंस शेयर्स तो नहीं है? हाँ भाई, कहीं ये प्रेफरेंस शेयर्स तो नहीं है? तो देखो उसने बिल्कुल सही लिखा है ना, बिल्कुल सही लिखा. उसने लिखा क्या? सिंस द फंड हैज द प्रेफरेंशियल राइट्स ओवर द पे आउट्स and preferential rights on the requisition, there is a risk that management may not have classified or accounted for it as a preference shares. तो मुझे एक बात बताते हो, हमने क्या कोई ऐसे प्रोसीजर किए थे प्रेफरेंस शेयर्स के? हमने किए थे, आई थिंक मुझे याद आ रहा है, हमने पहले किए हैं ऐसे प्रोसीजर. याद करो, हमने किए हैं ऐसे प्रोसीजर जिसमें मुझे अगर ये वेरीफाई करना हो ये प्रेफरेंस शेयर्स वाकई में है या नहीं है, तो क्या इस प्रेफरेंस शेयर्स को IS-1 के तहत मुझे हर एक क्लास ऑफ शेयर्स को अलग बताना होता है? जल्दी बताओ, क्या मुझे IS-1 के तहत मेरे बच्चों हर एक क्लास ऑफ शेयर्स को अलग बताना होता है? सर डेफिनेटली यस आपने बताना होता है, डेफिनेटली यस आपने बताना होता है. तो भाई अगर मैं यहाँ पे सोचूं कि अगर अलग बताना है तो मुझे इसकी वेरिफिकेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? बैड डेट्स को भी भूल जाओ, उस पर आते हैं. बैड डेट्स भूल रहा हूँ, डेट कोवेनेंट्स को भूल जाओ, उस पर भी हम आते हैं. इसका बताओ, इस पर क्या करेंगे? इंश्योर दैट द प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉट मिसक्लासिफाइड. नहीं, देखो अगर मलिया आप लिख रही है ना कि इंश्योर करेंगे, पर वी नीड टू राइट हाउ वी विल इंश्योर. दिस इज द प्रोसीजर. सबसे पहले ये शेयर होल्डर एग्रीमेंट मांग लूँ, शेयर होल्डर एग्रीमेंट मांग लूँ. ऑब्टेन द शेयर होल्डर एग्रीमेंट एंड इंस्पेक्ट द टर्म्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट. क्या ख्याल है? ले लें प्रेफरेंशियल राइट्स के लिए. क्या इसका मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन देख सकता हूँ? हाँ भाई, टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट. हाँ भाई, दूसरा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. ये राइट्स वहीं डॉक्यूमेंट होंगे, ये राइट्स वहीं डॉक्यूमेंट होंगे. हाँ भाई, ऐसा है. अच्छा, पैसा आता हुआ देख सकता हूँ, अहमद ने बिल्कुल अच्छा लिखा है. हाँ भाई, और अगर शेयर रिडीमेबल या कन्वर्टेबल, बिल्कुल ये भी आ सकता है. ये भी देखेंगे ना कि वेदर दीज शेयर्स आर रिडीमेबल और इररिडीमेबल इन नेचर. अच्छा, तीसरा बताओ, क्या बैंक स्टेटमेंट से पैसे देख सकते हैं? बैंक स्टेटमेंट से पैसा आता हुआ देख सकते हैं. अच्छा, चौथा बताओ, क्या मैं रेगुलेटरी फाइलिंग देख सकता हूँ? रेगुलेटरी फाइलिंग्स. अच्छा, इंस्पेक्ट कर सकता हूँ रेगुलेटरी फाइलिंग. इससे क्या मिलेगा मुझे? SACP को जमा हो रहा है, इससे क्या पता लगेगा मुझे? हाँ भाई, SACP को जमा हो रहा है, इससे क्या पता लगेगा मुझे? ये बताते हैं. हाँ जी, SACP को अगर जमा हो रहा है मेरे बच्चों, इससे क्या ही पता लगेगा मुझे? सिर्फ इतना समझाओ. SACP की रेगुलेटरी फाइलिंग देख रहा हूँ मैं, क्या पता लगेगा कि क्या वो शेयर्स में कन्वर्ट होने की कंडीशंस पूरी हुई या नहीं हुई? हाँ जी, ये पता लगेगा कि कंडीशंस पूरी हुई या नहीं हुई, और वो वाकई में उसकी नेचर क्या है. और फिर आखिर में लिख देंगे इवेल्युएट करेंगे एडिक्वेसी ऑफ द डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद IS-1. पहले बताओ, बात समझ आती है मेरे बच्चों? फॉर्म 3 देख लेंगे बिल्कुल. अच्छा, अब ब्रीच ऑफ डेट कोवेनेंट्स में क्या लिखेंगे? हाँ भाई, सबसे पहले क्या ऑब्टेन करेंगे? लिखो, जल्दी लिखो, बताओ 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 बताओ, क्या लिखेंगे? एग्रीमेंट ऑब्टेन करेंगे, बिल्कुल. और शेयर कैपिटल को शेयर होल्डर रेशियो से मैच कर सके, बिल्कुल ऐसा है. लोन एग्रीमेंट ऑब्टेन किया. अच्छा, उसमें आपने नंबर ऑफ डेट कोवेनेंट्स इंस्पेक्ट कर लिए, टर्म्स एंड कंडीशन इंस्पेक्ट कर ली. फिर क्या करेंगे? ओके, आपने एग्रीमेंट ऑब्टेन किया, आपने डेट कोवेनेंट इंस्पेक्ट कर लिए, और फिर आपने रेशियोज की कैलकुलेशन ऑब्टेन की, डेट कोवेनेंट्स की कैलकुलेशन ऑब्टेन की मैनेजमेंट से. और फिर उस डेट कोवेनेंट्स की कैलकुलेशन जो आपने मैनेजमेंट से ऑब्टेन की है, क्या उसके अंदर जो फिगर्स यूज हुई हुई हैं उसको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से उससे ट्रेस करेंगे? मिनट्स नहीं, ना ना, गलत 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 भाई, गलत. ओके, तो मैंने नंबर जो यूज हुए हैं कैलकुलेशन में वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ट्रेस कर लिया, और फिर रिकैलकुलेट कर लिया और कंपेयर कर लिया उसको डेट कोवेनेंट्स के लिमिट से, टू असेस कि क्या वाकई में वो ब्रीच में तो नहीं है.
और फिर कॉरेस्पॉन्डेंस देख सकते हो बैंक से कि भाई क्या उसने कोई और अदर देन कोई नॉन कंप्लायंस तो हाईलाइट नहीं की है। पहले बताओ डेट कोवेनेंट्स में मसला समझ आता है भाई। चेक द क्लासिफिकेशन एक्यूरेटली मेड इन एडुकेट डिस्क्लोजर मेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, मिनट्स ऑफ द मीटिंग ज़्यादा इसलिए नहीं देख रहे ना क्योंकि हम इसमें क्या ही पता लगाएंगे, हमें तो ये देखना है ना कि डेट कोवेनेंट्स ब्रीच है या नहीं है। तो मेरे लिए रेलेवेंट क्या है, डेट कोवेनेंट्स की कैलकुलेशन करना, तो वही मैं देखूंगा ना रिकैलकुलेट करने के लिए। मिनट्स ऑफ द मीटिंग तो बेसिकली इसलिए देखा जाता है कि अगर कोई बैंक अकाउंट नया खुला हो उसको कंपेयर करने के लिए, यहाँ पे आई थिंक वो नहीं है। हाँ, अगर आप ये लिखना चाह रहे हो कि भाई कोई और फैसिलिटी तो नहीं है, अच्छा तो यहाँ पे फाइनेंसिंग की अप्रूवल ना, नहीं नहीं देखो अभी हमारा रिस्क क्या है, देखो यहाँ पे ज़्यादा ये कह रही है सर फाइनेंसिंग की अप्रूवल के लिए, वो तो डेफिनेटली बोर्ड की अप्रूवल के बगैर हो ही नहीं सकती, वो तो हम चेक करेंगे। पर यहाँ पे क्या मेरा फाइनेंसिंग अनअप्रूव लेना रिस्क है, डेट कोवेनेंट्स का ब्रीच होना रिस्क है, जल्दी बताओ ज़्यादा रिस्क क्या है मेरा, फाइनेंसिंग ऑब्टेन करना या ब्रीच होना। ब्रीच होना ना, तो मैंने कौन से प्रोसीजर लिखे यहाँ पे ब्रीच ऑफ डेट कोवेनेंट्स के, तो जो रेलेवेंट है वो बात कर रहा हूँ। सही है, बात समझ आ रही है। सर मैनेजमेंट ओवरराइड का रिस्क लिखेंगे एज मरियम एंड मुश्तबा एक्टिवली इन्वॉल्व इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। हाँ लिख सकते हो कि मैनेजमेंट ओवरराइड का रिस्क इसलिए है ना क्योंकि यहाँ पे जो ओनर्स हैं वही एक्टिवली कंपनी को मैनेज कर रहे हैं। और वैसे भी एक बात बताओ, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल प्रिज्यूम रिस्क नहीं होता, सवाल है क्या मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल प्रिज्यूम रिस्क नहीं होता, प्रिज्यूम रिस्क। हाँ जी ऐसा है, मैं सही कह रहा हूँ, वो तो होता ही होता है। बट हाँ हम अच्छा फिर उस वाले रिस्क को केटर करने के लिए, क्योंकि अच्छा फिर याद करो मैंने फ्रॉड का चैप्टर भी कराया है, अभी तो जो हालात वाक़ियात है, फाइनेंसिंग ली हुई है उसको रिटर्न देना है हमें, तो ये तो अभी एफएस लेवल का रिस्क है ना, अभी हमें पता नहीं है कहाँ कहाँ क्या मसला हो सकता है। तो क्या उसकी हम जेई टेस्टिंग करेंगे, हम अवेयर रहेंगे जहाँ पे पॉसिबल बायस हो मैनेजमेंट की एस्टिमेट्स को लेके। हाँ जी, और जेई टेस्टिंग में वो लिखेंगे कि भाई हम पहले वो देखेंगे अनऑथराइज एंट्री जो बनी हुई हो, अनरिलेटेड टाइम पे बनी हुई हो, अनरिलेटेड डे पे बनी हुई हो, अनरिलेटेड अकाउंट्स में बनी हुई हो, उसने ना बनाई हो जो बनाने के लिए इख्तियार रखता है, ये सारी चीज़ें, कोई ऐसी एंट्री जो सीनियर मैनेजमेंट ने की हो, वो जेई टेस्टिंग लगेगी यहाँ पे। सही हो गया, आगे चलते हैं, आ जाओ। अब हमने कहा भाई ऑपरेशंस के बारे में क्या कह रहा है, क्योंकि हमें ऑपरेशंस की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं तो हमें समझ आते हैं। MPL has established a large share kitchen in key localities of the city। सुनना, MPL ने लार्ज शेयर्ड किचन बनाए हैं की लोकेलिटीज़ ऑफ द सिटी में, जहाँ पे MPL ऑफर करता है रेस्टोरेंट्स को टू स्केल अप एंड हैव इमीडिएट प्रेजेंस इन द लोकेलिटी। यानी उसने अपने किचन बना दिए हैं और वो जिनसॉय वगैरह सबको कह रहा है कि भाई आपका किचन हमारा किचन या हमारा किचन आपका किचन, आप हमें रेसिपी देंगे और हम ऑल टुगेदर वो खाना तैयार करके लोगों के घर भिजवा देंगे, करीब करीब गरम गरम एक साथ। आए देखते हैं। इफ अ रेस्टोरेंट ब्रांड ज्वाइंस MPL, all it's need to do is share its recipe with MPL's team। अच्छा मैं अगर यहां पे रुक जाऊं, यहां तक कोई रिस्क है, यहां तक कोई रिस्क है। हाँ जी, कोई रिस्क नज़र आता है। अच्छा ऐसा हो सकता है कि किसी क्लाइंट की यानी किसी ब्रांड ने अपनी रेसिपी दी और वो लीक हो जाए। वेरी गुड मलिया, बिल्कुल सही। तो क्या इससे पोटेंशियल क्लेम्स आ सकते हैं, पोटेंशियल कंटिजेंसीज आ सकती हैं? वैसे ही एक सवाल है मेरी जान, ऐसा ही है, पोटेंशियल कंटिजेंसी आ सकती है, पोटेंशियल क्लेम्स आ सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लॉयर को कंफर्मेशन भेज सकते हैं and ask them about whether are there any contingencies or cases relating to these things। हाँ भेज सकते हैं उसको कंफर्मेशन। सर कॉरेस्पॉन्डेंस देख सकते हैं रेस्टोरेंट से? हाँ भाई कॉरेस्पॉन्डेंस देख सकते हैं रेस्टोरेंट से, तो यहीं से पता लगेगा ना। अच्छा जो मैं बातें कर रहा हूँ इसमें क्या मेरी कंटिजेंसीज की कंप्लीटनेस का रिस्क है जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ? जल्दी बताओ, क्या मेरी कंटिजेंसीज की कंप्लीटनेस का रिस्क है ना? मैं सारे प्रोसीजर कंप्लीटनेस वाले लिखूंगा कि मैं रेस्टोरेंट का कंप्लीट लॉग
देख लूँगा, इंस्पेक्ट करूँगा रेस्टोरेंट का क्लेम लॉग, कस्टमर लॉग, कंप्लेंट लॉग। मैं अपने लीगल एडवाइज़र को, यानी कंपनी का जो लीगल एडवाइज़र है उसको कंफर्मेशन भेज दूंगा, स्पेसिफिकली पूछूंगा कि आर देयर एनी क्लेम्स फ्रॉम दीज रेस्टोरेंट्स रिगार्डिंग द ब्रीच ऑफ या लीक ऑफ रेसिपी। अच्छा, जैसे यहाँ पे ज़्यादा लिख रही है हिस्टोरिकल हिस्ट्री में क्लेम्स की परसेंटेज, क्या यहाँ पे ये रेलेवेंट है मेरे बच्चों? जल्दी बताओ, क्या यहाँ पे ये रेलेवेंट है? नहीं 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 नहीं, ज़्यादा यहाँ पे रेलेवेंट नहीं है। हम ये वो वाले क्लेम्स नहीं है, ये वाले क्लेम नहीं है ज़्यादा, ये वाले क्लेम नहीं है जो आप कह रही हैं, वारंटी नहीं है ये वो है कि किसी ने मुझ पे केस फाइल किया हो कि भाईजान मेरी रेसिपी लीक हो गई है यार। क्लियर है? तो ये सेल्स वाला नहीं है कि सेल्स में से कितना परसेंट वापस आ जाएगा, वो तो सेल ऑन रिटर्न बेसिस होता है। क्या ख्याल है मेरे बच्चों? वो तो सेल ऑन रिटर्न बेसिस होता है ना। हम देखते हैं कि हिस्टोरिकली कितने, यस वैसे भी बिजनेस का फर्स्ट ईयर है, बिल्कुल हम इसको लीगल एक्सपेंसेस के लेजर से, यस ये जवाब दिया ना, क्या हम इसको लीगल एक्सपेंसेस के लेजर से ट्रेस कर सकते हैं कि इज देयर एनी लीगल एक्सपेंस दैट हैज बीन पेड टू द लॉयर विद रिस्पेक्ट टू दिस ब्रीच? हाँ भाई जल्दी बताओ, क्या लिख सकते हैं लीगल एक्सपेंसेस से? अब पहुंचे ना सही जगह पे, यही तो सिखाने के लिए सवाल देता हूं, यही तो डिस्कशन है लाइव। चले आगे, फिर वो कह रहा है ऑन रिसीविंग द ऑर्डर MPL will be responsible for sourcing of ingredients। अच्छा, फिर वो जानेगा कि माल कहाँ से आएगा, खाने का ख्याल भी रखेगा, पैकेजिंग का भी और डिलीवरी का भी। अच्छा, तो मुझे बताते हो ये कोई IFRS 15 की तरफ नहीं जा रहे हम? IFRS 15 की तरफ तो नहीं जा रहे हम? तो हाँ वेरी गुड, एजेंट वर्सेस प्रिंसिपल मैंने कराया, ये हमने किया नहीं ये? अच्छा, तो अगर आपको प्रिंसिपल बनना होता है तो उसके लिए इन्वेंट्री रिस्क किसके पास होगा? इन्वेंट्री रिस्क किसके पास होगा जल्दी बताओ? हमारे पास। अल्टीमेटली कस्टमर को रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? हम। यानी इन्वेंट्री और प्राइसिंग भी कौन डिसाइड करेगा? हम। तो अगर तीनों पे चेक है, तीनों पे चेक है भाई, तो क्या हम एज अ प्रिंसिपल एक्ट करेंगे? जल्दी बताओ। यस। तो आपका यहाँ पे क्या रिस्क होना चाहिए कि उसने अपने आप को एज अ एजेंट करार दिया होगा या प्रिंसिपल? सोच के बताना। एज अ एजेंट, वेरी गुड, बिल्कुल सही पहुंचे, क्योंकि सारी कंडीशंस वो कौन सी मीट कर रहा है? सारी कंडीशंस वो कौन सी मीट कर रहा है? प्रिंसिपल वाली। अबे भाई सारा इन्वेंट्री नहीं प्रिंसिपल वाली कर रहा है जानी, प्रिंसिपल वाली मीट कर रहा है ना। रीजन, इन्वेंट्री रिस्क मेरा, सोर्सिंग कहाँ से करनी है मेरी, प्राइसिंग क्या होगी मेरी, कस्टमर के फेस पे कौन, हु इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल टू फुलफिल द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन? जल्दी बताओ, हु इज रिस्पॉन्सिबल? हम। तो हम है तो भाई प्रिंसिपल तो हम हुए ना। पहले बताओ, लॉजिकल बारीकियां देख रहे हो जो हमने सीखी हैं बारीकियां, वो यहाँ काम आएंगी। चलें, तो यही वजह थी क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना कोमल, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि वो रिस्पॉन्सिबल है सोर्सिंग वोसिंग इंग्रेडिएंट कुछ भी करके, तो वो खाली बोलता है पहुँचाना है, तो अपना मार्जिन रख के पहुँचाएगा ना। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, डिलीवरी टू कस्टमर बिल्कुल ऐसा ही है। आगे, अच्छा, द रेस्टोरेंट्स दस सेव ह्यूज कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप देयर ओन इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू पार्टनरशिप विद MPL। ये तो चलो उसने इंसेंटिव बता दिया, तो मुझे बताते हो इसमें लिखने का तरीका क्या था? कोई लिखा है तुमने? ड्राफ्टिंग तो चेक कराओ, पूरी क्लास में लिख जाओ, मुझे गम नहीं है। सीखना है, यही चीज़ें सही होंगी तो आगे काम आएगा ना। हाँ जी जल्दी बताओ, कोई ऐसा बच्चा जिसने लिखा हो यहाँ तक? ये वाला हिस्सा मांगता है। अच्छा, मैं आपकी जगह होता मैं यूँ लिखता, सिंस MPL इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सोर्सिंग इंग्रेडिएंट्स, कुकिंग विद केयर एंड डिलीवरी टू द कस्टमर, इट सीम्स। मैं क्या लिखूंगा आगे? इट सीम्स में क्या लिखूंगा लिख के? ये तो लिख के बताओ मैं क्या लिखूंगा। इट सीम्स दैट इन्वेंट्री रिस्क इज विथ, इतना तो बोलो, एक तो बोलो MPL।
and MPL is ultimately responsible for settling the performance obligation. So there is a risk that MPL would have recognized this revenue as a commission instead of presenting the gross revenue and cost of goods sold on a gross basis. ऐसा ही है, यही मुद्दा है. वेरी गुड यार, वेरी गुड, बेहतरीन. यहाँ पे लिखा भी है इसने. ओह क्या बात है. एमन मेमन लिखते हैं MPL परचेज इंग्रेडिएंट बल्क क्वांटिटी. MPL management has presented profit on ingredients in the financial statement on net basis. They believe that they are acting as an agent. Therefore, there is a risk that the company may be acting as a principal and should recognize the amount on a gross basis. Very good, yaar. Hamza Nadeem, as MPL is solely responsible for settlement of performance obligation and delivering the order to the customer, there might be a risk that MPL might have done inappropriate accounting and might have recognized revenue on net basis instead of gross basis. Very good, yaar. बेहतरीन. अच्छा, और कोमल सर NRV लॉस ऑन पेरिशेबल गुड्स. वेरी गुड, ये निकाला ना. देयर इज अ लाइकलीहुड दैट रेवेन्यू इज इनअप्रोप्रिएट रिकॉर्डेड ऑन नेट बेसिस. वेरी गुड मलिया. एजेंट एज एन एजेंट व्हेन इट शुड हैव बीन रिकॉर्डेड ग्रॉस बेसिस ऑफ प्रिंसिपल बीइंग रिस्क एंड रिवॉर्ड्स. अच्छा, बियरिंग रिस्क एंड रिवॉर्ड ऐसा. अच्छा मलिया, वैसे चीज़ सिखा रहा हूँ. रिस्क एंड रिवॉर्ड जैसे जो अल्फाज है ना IFRS 15 में यूज़ नहीं करते, वो कैटेगरी आपने बयान करनी है. सही है, बाकी आपने अच्छा लिखा है, बाकी आपने अच्छा देखा. सही है. आप इन्वेंट्री रिस्क बोलेंगी, आप बोलेंगे हु इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल इन द ऑन द फेस ऑफ द कस्टमर, तो ये आपने लिखना है. तो वो बड़ी कैटेगोरिकली आपने सोच के लिखना है. सही है ना, उसमें गलती नहीं करनी. एंड दैट्स रियली गुड यार, तुम चेक करा रहे हो, मतलब यही तो तुम्हें पेपर में जाके गलतियां नहीं करनी है. सही है, चलें. अच्छा अब मुझे बताते हो, अब मुझे बताओ आगे. ये तो यहाँ तक की कहानी हो गई ना. इसके लिए मेरे बच्चों प्रोसीजर क्या करोगे, उससे पहले कोमल ने भी बताया कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने यहाँ पे देखा कि ये इस इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि फूड बिजनेस है, तो क्या इनहेरेंट रिस्क है इन्वेंट्री की NRV लॉस का. इनहेरेंट रिस्क है NRV लॉस का, क्योंकि पेरिशेबल नेचर की है. तो क्या मैं एजिंग वेजिंग देख सकता हूँ? एजिंग देख सकता हूँ, एजिंग. अच्छा, फिजिकली इंस्पेक्ट कर सकता हूँ, फिजिकली जाके इंस्पेक्ट कर सकता हूँ इन्वेंट्री की हालत. वेरी गुड. चलें, और यहाँ पे उसकी सब्सिक्वेंट सेल इसलिए नहीं देख रहा मैं, क्योंकि ये सिर्फ इन्वेंट्री सीधी नहीं बिकती, ये किसी चीज़ में मिल के बनती है फिर बिकती है. ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना. अच्छा, कोमल कह रही है सर फिजिकली तो हर रोज़ चेंज हो रही होगी, तो हम तो ये कह रहे हैं ना पेरिशेबल जल्दी जल्दी उसका लाइफ साइकिल होता है. मैं तो फिर भी यही देखने जाऊँगा ना कि ऐसी कोई इन्वेंट्री तो नहीं पड़ी पुरानी वाली जो बिक नहीं रही. वो तो एजिंग से आपको पता लग जाएगा ना कोमल. एक्सपायरी डेट देख सकते हैं ना चीज़ों की. और मैं सब्सिक्वेंट सेल इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि क्या ये सिर्फ इंडिविजुअलिटी में गुड्स बिकते हैं या ये किसी चीज़ में मिक्स होकर एज अ रॉ मटेरियल बन के फिर बिकते हैं? जल्दी बताओ. बन के बिकते हैं ना, मिक्स होके. रॉ मटेरियल है ये मटेरियल ये बन के बिकते हैं, तो उसके लिए वो वाला प्रोसीजर सही नहीं है. हाँ, आप ये देख सकते हैं कि क्या मैं सारी इन्वेंट्री की कॉस्ट को बनने के बाद जो सेलिंग प्राइस बनती है क्या वो रिकवरेबल है या नहीं है, या मुझे बनने की कॉस्ट से कम पे बेचना पड़ता है. बात समझ आ रही है? क्लियर है? अगर मुझे NRV टेस्टिंग करनी है इसकी तो मैं ऐसे ही करूँगा ना मेरे बच्चों के. मैं देखूंगा ये जब एक फिनिश प्रोडक्ट बन जाएगा, आउटपुट आ जाएगा, क्या वो आउटपुट इस सारी कॉस्ट के मुकाबलतन ज़्यादा है या कम है. ऐसे तो NRV टेस्टिंग हो सकती है ना. जल्दी बताओ, क्योंकि सवाल में एप्लीकेबल नहीं है, वैसे कह रहा हूँ. हो सकती है ऐसे कि मुझे देखना हो कि भाई क्या रिकवरेबल है या नहीं है इसकी कॉस्ट. जल्दी बताएं जानी कि भाई मेरा एक रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, मैं उसको बनाऊंगा और बना के जो आउटपुट आएगा वो इतने का बिकता है. तो अगर वो बाद में उतने का बिक रहा है तो इसका मतलब है ये कॉस्ट रिकवरेबल है या नहीं है. जल्दी बताओ. अगर वो उतने का बिक रहा है तो है ना ये रिकवरेबल. वेरी गुड, आगे आ जाओ. तो इस 15 वाले चक्कर में वही आप क्या एग्रीमेंट इंस्पेक्ट करेंगे, एग्रीमेंट इंस्पेक्ट करेंगे बिटवीन एग्रीमेंट बिटवीन द MPL and the restaurants to assess
हु बियर्स द इन्वेंट्री रिस्क, हु हैज द प्राइसिंग डिसीजंस। हाँ जी, लिखेंगे ये, इसी के तो नंबर है। वो तो यही तो देखना चाह रहा है कि आपको पता है कि मैं चेक क्या करूंगा उसके अंदर। हु बियर्स द इन्वेंट्री रिस्क, हु इज रिस्पॉन्सिबल टू द कस्टमर, हु इज सेटिंग द प्राइस। ये तीन चीजें उसमें इंस्पेक्ट करेंगे। जल्दी बताओ। इससे मुझे ये पता लग जाएगा कि अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल है तो कौन है। अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल है तो कौन है। हाँ जी, बेहतरीन। ओके, अच्छा अब आगे यहां पे लिखा हुआ है, और फिर इसमें ये भी लिखना है कि भाई हम असेस करेंगे कि वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंटेशन अकॉर्डिंगली हुई या नहीं हुई, इन अकॉर्डेंस विद IFRS। टू पार्टनर विद MPL, restaurants have to enter into a 3-year contract under which they are required to pay a non-refundable joining fee of ₹100,000। हाँ भाई, क्या करना है इसका। ज्वाइनिंग फी है 3 साल के लिए, नॉन रिफंडेबल है। ये उस दिन भी किया था हमने ऐसा। इसको क्या रिस्क है यहाँ पे। There are risks the joining fee have been recognized as revenue before the performance obligation settled। हाँ, वेरी गुड। तो ऐसा लग रहा है कि भाई उसने कर लिया, तो यहाँ पे तो यही लग रहा है कि ज्वाइनिंग फी appears to be recognized immediately as a revenue instead of being recorded over time। क्या ख्याल है। तो क्या हम इसके ऊपर जो है, इसमें जो भी हमारे रेस्टोरेंट से एग्रीमेंट है उसको लेके इंस्पेक्ट करेंगे और देखेंगे whether the joining fee is a separate performance obligation and relates to the entire contract। If it relates to the entire contract, we will select a sample of the receipts and trace it to the general ledger and make sure that it has been recorded as liability instead of being recorded as a revenue। हाँ जी। अच्छा, हमजा नदीम कह रहे हैं सर नॉन रिफंडेबल है, अगर आज चले गए तो देने तो नहीं पड़ेंगे ओवर द पीरियड। तो मुझे आप एक बात बताते हो जल्दी से, क्या मैंने लास्ट क्लास में इसकी कोई एग्जांपल दी थी कि आज आप अगर जिम की फीस देते हो, हाँ जिम वाली एग्जांपल, आज आप अगर जिम की फीस देते हो, जिम की एग्जांपल देते हो, मैं आपको प्लीज बता रहा हूँ, आपने जिम का हिसाब किताब किया, सही है, आपने जिम की फीस दे दी, तो क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो कि जिम की फीस देने के बावजूद भी वो नॉन रिफंडेबल होती है, वापस नहीं ले सकते। सर्विस तो डिमांड करोगे ना उससे पूरे महीने की, तो वो तो क्लेम कर सकते हैं ना, वो डिफॉल्ट पे तो वापस करेगा, उसका बाद भी वापस करेगा। तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन तो सेटल ना की उसने। क्लियर है। लेकिन मैंने कल भी बताया था, ये लास्ट क्लास में बताया था आपको, ये ऐसा है। चले ओके, अब तो मुझे बताओ, एक तो ये हो गया, क्या मैं ये करूंगा कि मैं सैंपल सेलेक्ट करूंगा ऑफ द रिसीट्स फ्रॉम द रेस्टोरेंट्स एंड मेक श्योर करूंगा कि इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज deferred liability and recognized as a revenue based on what, the life of the contract, and that is कितने साल, 3 साल। तो पहले स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहले आपने एग्रीमेंट को इंस्पेक्ट करना है, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी यानी सबसे पहले आपने एग्रीमेंट इंस्पेक्ट करना है, उसमें टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट देखने हो, ये देखना है कि कहीं इसके अंदर कोई सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, रिलेट्स टू द एंटायर कॉन्ट्रैक्ट। फिर सैंपल ऑफ पेमेंट सेलेक्ट करना है, सैंपल ऑफ रिसीट सेलेक्ट करना है। ऐसे नहीं, बच्चे बेवकूफ़ी क्या करते हैं, वो कहते हैं कि भाई मैं GL से सैंपल उठाऊंगा रेवेन्यू का, ये गलत है। आप सैंपल रिसीट उठाएंगे, फिर रिपीट बोलो सकते सैंपल ऑफ रिसीट्स ड्यूरिंग द ईयर। पहले मैंने ये देखा कि इस साल जो रिसीट हुई है उसका सैंपल उठाया और फिर उसके क्रेडिट को वेरीफाई करना है। पहले बताओ बात समझ आ रही है। रिसीट उठाई, उसके क्रेडिट को वेरीफाई करना है। अच्छा, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी क्या होगी, एक बच्चा ये बोले कि मैं डेफर्ड लायबिलिटी का लेजर लूंगा और देखूंगा कि बैंक में पैसा आया या नहीं आया। क्या ये प्रोसीजर सही है? कि मैंने डेफर्ड लायबिलिटी का या कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी का लेजर लिया और उस पर सैंपल लगाया? क्या ये प्रोसीजर सही है? जल्दी बताओ मेरे बच्चों, क्या ये प्रोसीजर सही है? सवाल है प्यारा सा, एक बेसिक सा, कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी का लेजर सेलेक्ट सैंपल फ्रॉम। वेरी गुड हमजा कह रहे हैं सर वो तो ऑलरेडी डेफर्ड लायबिलिटी में रिकॉर्डेड है ना। नहीं, गलत, सुने, समझते हैं, प्लीज सुने।
प्लीज़ सुने, समझें, एक मिनट यहाँ पे रुकें। सवाल क्या, पहले मेरे सवाल को समझें आप। मैं कह रहा हूँ अगर मेरा रिस्क है कि जो पैसे आए हैं, प्लीज़ सुनना मेरे बच्चों, मेरा ये रिस्क है जो पैसे आए हैं वो रेवेन्यू के तौर पे रिकॉर्ड हो गए हों, बजाय इसके कि कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में जाने चाहिए। ये मेरा रिस्क है, मेरा रिस्क है। एक बच्चा बेवकूफ़ी करता है कि मैं सिंपल एक काम करूँ, एक बच्चा बेवकूफ़ी ये करता है कि भाई उसने कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी का लेजर लिया, वहां से सैंपल उठा के चेक कर लिया, भाई वो तो उसने कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में रखा हुआ है ना, उससे कुछ हासिल थोड़ी ना है। वो तो आप कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी की अकरेंस देख रहे हो कि कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में आया नहीं आया। मुझे क्या वेरीफाई करना है कि जो पैसे आए। अच्छा यहां पे एक और चीज, क्या मैं यहां पे कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी कंप्लीटनेस की बात कर रहा हूं, अकरेंस की? अब और क्लियर करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी अकरेंस की बात कर रहा हूं, कंप्लीटनेस की? मेरा रिस्क क्या है, मेरा रिस्क क्या है जानी, मेरा रिस्क क्या है? कंप्लीटनेस का। वेरी गुड हमजा, वेरी गुड। मेरा कंप्लीटनेस का रिस्क है कि भाई ऐसा तो नहीं है कि एक चीज कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में आने चाहिए साली रेवेन्यू में चली गई हो। पहले बताओ मेरी बात समझ आ रही है? मेरी बात समझ आ रही है मेरे बच्चों? तो मुझे कंप्लीटनेस का रिस्क है, तो कंप्लीटनेस के लिए क्या मैं रिकॉर्ड्स में से जाता हूं या आउटसाइड द रिकॉर्ड से आता हूं? बताओ, जल्दी बताओ। आउटसाइड द रिकॉर्ड से आता हूं, तो मुझे यही करना पड़ेगा ना। मैं सेलेक्ट करूंगा सैंपल ऑफ रिसीट्स ड्यूरिंग द ईयर एंड ट्रेस करूंगा कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी के लेजर में वेदर इट हैज बीन रिकॉर्डेड एज अ कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी और नॉट। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है जानी? क्लैरिटी है? चले, आई होप ये क्लियर है। अच्छा फिर जब ये हो गया और फिर दूसरा प्रोसीजर देखेंगे ना, for a sample of receipts we will trace that it has been recorded as a contract liability or not, and for the contract liability the amount that we have received we make sure that it has been recognized as a revenue over a period of, लिख के बताओ, over a period of 3 years। तो क्या ये उसके डेबिट्स को वेरीफाई कर रहे हैं? क्या हम उसके डेबिट्स को वेरीफाई कर रहे हैं? क्या हम उसके डेबिट्स को वेरीफाई कर रहे हैं? यस, अब डेबिट्स को वेरीफाई कर रहे हैं कि पहले क्रेडिट को सही जगह गिरा, अब डेबिट्स को वेरीफाई कर रहे हैं रेवेन्यू को वेरीफाई करने के लिए। ऐसा है मेरे बच्चों? दिस इज हाउ इट गोस। ये गेम है। बात समझ आ रही है जा रही? चलें आगे चलते हैं। अब फिर वो कह रहा है and 30% service charge for order delivered by MPL and 25% service charge for order delivered by any third party food delivery company। हाँ भाई, वो कह रहा है कि भाई 30% चार्जेस होते हैं ऑर्डर डिलीवर्ड बाय MPL एंड 25% सर्विस चार्जेस होते हैं ऑर्डर डिलीवर्ड बाय एनी थर्ड पार्टी फूड डिलीवरी कंपनी। एंड देखो किचन में तो मैं बनाता हूँ, प्लीज़ सुनना, किचन में तो मैं बनाता हूँ भाई खाना, बट या तो मैं खुद डिलीवरी करके आऊँगा या थर्ड पार्टी से कराऊँगा। तो क्या यहाँ पे ये हो सकता है कि मैंने वो इनकम रिकॉर्ड कर ली हो 30% की और जो भी यहाँ पे 25% की आ रही है व्हाटसोएवर, जबकि मैंने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटल ना की हो, यानी ऑर्डर डिलीवर ना किया हो, इनकम बुक कर ली हो? क्या ख्याल है? ऑर्डर डिलीवर ना किया हो और मैंने इनकम बुक कर ली हो, क्या ये रिस्क है? क्या ये रिस्क है? ऑर्डर डिलीवर ना किया हो। अब मुझे अकरेंस देखनी है, जल्दी बताओ मेरे बच्चों, अब मुझे अकरेंस देखनी है। अकरेंस 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 अकरेंस, जल्दी बताओ अकरेंस। तो क्या मैं ये कर सकता हूँ कि मैं सेलेक्ट करूँगा सैंपल ऑफ रेवेन्यू बुक ड्यूरिंग द ईयर अगेंस्ट द डिलीवरी ऑर्डर्स, सही है? सैंपल ऑफ इनकम, सैंपल सेलेक्ट करूँगा ऑफ इनकम बुक ड्यूरिंग द ईयर अगेंस्ट द डिलीवरी ऑफ गुड्स, सही है? और फिर प्लीज सुने, और फिर मैं इसको इंस्पेक्ट कैसे करूंगा? कहां से इंस्पेक्ट करूंगा? एंड इंस्पेक्ट द कस्टमर कंफर्मेशन डिलीवरी ऑर्डर्स टू असेस वेदर द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हैज बीन सेटल्ड और नॉट। जल्दी बताओ, ऐसा है? ऐसा है मेरे बच्चों? और अगेन इसको मैं कमीशन के नाम पे रिकॉर्ड करूंगा ग्रॉस बेसिस पे। हाँ भाई, कमीशन के नाम पे रिकॉर्ड करूंगा ग्रॉस बेसिस पे। ग्रॉस, क्योंकि पहले रिस्क तो वही था। अच्छा, पहले प्रेजेंटेशन का रिस्क था, अब अकरेंस का रिस्क है, तो उसको अलग और उसको अलग लिख रहा हूं मैं। जल्दी बताओ, जो जैसा रिस्क है वैसे उसको प्रेजेंट कर रहे हैं ना।
पहले प्रेजेंटेशन का रिस्क था, अब जो मेरा रिस्क है वो किस चीज का, जल्दी बताओ जानी, अब किस चीज का रिस्क है? हाँ जी, जल्दी बताओ जानी, अब किस चीज का रिस्क है? प्लीज बताओ। अकरेंस का। सर कमीशन इनकम तो एलपीएल की नहीं ना, तो बेटा हम भी कह रहे हैं ना, हम कमीशन इनकम के तौर पे नहीं बुक करना चाहिए, हमें उसको ग्रॉस बुक करना चाहिए। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप रेस्टोरेंट से क्या लमसम फीस कमा रहे हो या हर डिलीवरी पे 30% भी कमा रहे हो? पहले इतना बता दो। सब भाड़ में गया बेटा। हमारा एक्सपेंस कहाँ से आ गया? हमारा एक्सपेंस कहाँ से आ गया? किसने कह दिया आपको? मेरा एक्सपेंस तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में आएगा ना, या फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में आएगा। सवाल पढ़ें पहले, सवाल क्या लिखा हुआ है कोमल? सवाल पढ़ो क्या लिखा हुआ है। देखो लिखा हुआ है, टू पार्टनर विद ईपीएल एमपीएल, रेस्टोरेंट ने एक तो 3 साल की एक साथ लमसम फी पे करनी है, रेस्टोरेंट को देना कमीशन। क्या क्या लिख रही हो बेटा? ये लिखा हुआ क्या? पहले इसको पढ़ो, यहाँ पे फोकस होकर पढ़ो, पहले लिखा हुआ क्या है ये देखो। टू पार्टनर विद एमपीएल, रेस्टोरेंट्स हैव टू एंटर इनटू 3-year कॉन्ट्रैक्ट under which they are required to pay non-refundable joining fee and a 30% service charge for order delivered by MPL। तो ये मुझे मिलेगा ना, मैं उसको दूंगा थोड़ी ना। मतलब कोमल आप अगर बिजनेस करोगी ना, तो मुझे लगता है कि इतना प्यारा बिजनेस चलाओगी, एक तो लोगों का माल भी डिलीवर करोगी और उसको बोलोगी पैसे भी ले ले। कोमल ये कैसा बिजनेस माइंड है? हाँ जी, ऐसा करोगी कि पहले एक तो आप ऑल टुगेदर माल भी बेच के आओगी उनका और बोलोगी ये पैसे भी ले, वो बोलेगा थैंक यू, आप धन्य देवी हैं, आप कितनी अच्छी हैं आप, कि आप एक तो हमारे बिहाफ पे डिलीवर भी कर रही हैं और ऊपर से हमें पैसे भी दे रही हैं और हंस भी रही हैं। वाह क्या बात है। चले एनीवेज, पहले बताओ भाई ये बात समझ आ रही है? क्लैरिटी है, जल्दी बताओ। हाँ जी, तो मैंने अकरेंस के रिस्क को भी देख लिया। अच्छा देखो अगेन, रेवेन्यू में हम 100% शो करेंगे ना जी? बिल्कुल बेटा, हम 100% शो करेंगे, बिल्कुल हम 100% शो करेंगे। अच्छा अगेन, रेवेन्यू में 100% शो करना नहीं करना, ये कौन सा रिस्क था लिख के बताओ, कौन सा रिस्क था लिख के बताओ। क्लासिफिकेशन का, प्रेजेंटेशन का, वो हो गया, वो हो गया ऊपर, जल्दी बताओ। वो हो गया ऊपर, वो अलग है, वो अलग है, तभी तो असर्शंस होती हैं, हर असर्शन पे रिस्क होता है। अच्छा अब जो मैं रिस्क की बात कर रहा हूं वो कौन सी है जानी? वो कौन सा रिस्क है इस सवाल में? वो कौन सा रिस्क है? अकरेंस का। चलो एक और तुम्हें आइडिया दूं मैं, अगर, क्योंकि हमारे पास हिस्टोरिकली फूड पांडा वगैरह रहा है ना सुने, में तुम्हें बताता हूं, मैं इसमें एक और चीज कर सकता हूं। आपको पता है क्लाइंट झूठ बोले या ना बोले, सिस्टम झूठ नहीं बोल सकता। सिस्टम में तो लॉग बनता है ना, सिस्टम में लॉग बनता है, जल्दी बताओ, सिस्टम में लॉग बनता है, लॉग। क्या मैं क्लाइंट के सिस्टम से सिस्टम डिलीवरी लॉग ऑब्टेन कर सकता हूं? सिस्टम डिलीवरी लॉग ऑब्टेन कर सकता हूं? हाँ भाई, सिस्टम डिलीवरी लॉग। अच्छा मैं पता है क्या कर रहा हूं, मैं नियर टू द पीरियड एंड के, साल के करीब करीब वाले सिस्टम डिलीवरी लॉग ऑब्टेन कर रहा हूं। क्या मैं सही कर रहा हूं? साल के आखिरी दिन वाले सिस्टम डिलीवरी लॉग ऑब्टेन कर रहा हूं। ये मैं कट ऑफ कर रहा हूं कि सही पीरियड में रिकॉर्ड हुआ या नहीं हुआ। हाँ जी। अच्छा फिर एक क्लाइंट था, ये ऐसा ही फूड पार्टनर समझ लो, जिस पे कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया था 11:30 बजे, उसको मिला 45 मिनट बाद, 12:10 पे या 12:05 पे। हाँ भाई सेल बुक करूं इस साल, इस साल सेल बुक करूं, इस साल क्यों नहीं करूं? क्यों नहीं करूं? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नॉट सेटल्ड। पहले बताओ सोचने का सलीका आ रहा है? दैट्स व्हाई आई एम स्पेंडिंग सो मच टाइम ऑन दिस। दिमाग इस पे चलना चाहिए, आधे नंबर इसके होते हैं, बाकी हम कनेक्ट कर लेंगे एरियाज को। क्लियर हो गया भाई? बात समझ आ रही है मेरे बच्चों? हाँ जी, डन है, ओके की रिपोर्ट है, आगे चलें, जल्दी बताओ। ओके चलो आगे। हमने कहा इन एडिशन रेस्टोरेंट्स आर ऑल्सो चार्ज फॉर द कॉस्ट
of commonly used ingredients on a standard rate communicated to all restaurants on the first day of the month। वो बोल रहा है कि भाई हम जो हैं उसकी कॉस्ट भी चार्ज करते हैं, जो नॉर्मली हम इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं जो कॉमन यानी जो मेरे पास ही पड़े होते हैं, तो मैं उसकी कॉस्ट भी चार्ज कर लेता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है, वो तो मेरे सेलिंग प्राइस का पार्ट बन जाएगी ना कॉस्ट चार्ज करके। आगे, however specialized ingredients are required to be supplied by the restaurants themselves। MPL purchases ingredient in bulk quantity and resultantly obtains huge discounts। MPL's management has presented profit on ingredients in its financial statements on a net basis। क्या ये वही वाली बात हो गई, वही वाली बात हो गई जिसका हमने ऊपर जिक्र किया, क्योंकि वो सोचे कि मैं एज अ एजेंट एक्ट कर रहा हूं, जबकि हम कह रहे हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि सारे जो कंडीशंस है वो तो प्रिंसिपल वाली पूरी कर रहे हो आप। हाँ भाई ऐसा है मेरे बच्चों, जल्दी बताओ। हाँ जी, ओके आगे। अब इनवॉइसिंग, an electronic data interchange has been set up which directly connects with MPL with restaurants ordering system। अच्छा भाई एक सिस्टम बनाया हुआ है कि अगर कोई ऑर्डर प्लेस होगा, अगर जानी कोई ऑर्डर प्लेस होगा तो वो MPL के सिस्टम से इंटीग्रेटेड है, MPL के सिस्टम से इंटीग्रेटेड। सुनना, वीकली इनवॉइसेस आर ऑल्सो ऑटोमेटिकली शेयर्ड विद द रेस्टोरेंट्स, यानी हम जब भी कोई ऑर्डर प्लेस हो तो ऑटोमेटिकली उससे इनवॉइस चली जाती है। Restaurants which do not operate an online ordering system are catered manually। यहां पे कोई रिस्क है? हाँ भाई ऑटोमेटिक का तो समझ आता है, यहां पे कोई रिस्क है कि कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जो कि रिस्क द कस्टमर डेटा में ब्रीच, नहीं गलत हमात, ये कहाँ निकल गया? ह्यूमन इंटरवेंशन का रिस्क है, ह्यूमन इंटरवेंशन का रिस्क है, यहाँ पे फ्रॉड का रिस्क है, कंप्लीटनेस का भी रिस्क है, कंप्लीटनेस का मैनुअली है ना, कंप्लीटनेस ऑफ ऑर्डर्स का रिस्क है, मैनुअली है। ऐसा है मेरे बच्चों? तो ऑटोमेटेड में ये रिस्क क्यों नहीं है, जल्दी बताते हो? ऑटोमेटेड में कोई रिस्क क्यों नहीं है? हाँ भाई ऑटोमेटेड में कोई रिस्क क्यों नहीं है, जल्दी बताएं। वो सिस्टम ट्रैक करेगा ना, ऑटोमेटिक वहाँ चली जाएगी इनवॉइस, तो आई थिंक उसमें डिलेज नहीं आएंगे। यहाँ पे जब मैनुअल है तो आई थिंक मैनुअल के अंदर, क्योंकि सिर्फ आप कहेंगे ना कि रेस्टोरेंट्स विच डू नॉट ऑपरेट ऑन ऑनलाइन ऑर्डरिंग सिस्टम catered manually and invoice is being generated manually, there is a risk that some invoices might be recorded early and some invoices might not have been recorded even if they have to be recorded। दोनों रिस्क हो सकते हैं मेरे, कि मैंने अर्ली रिकॉर्ड कर लिया हो, और हो सकता है कि भाई मैंने बाद में रिकॉर्ड किया हो, जबकि कर लेना चाहिए पहले। Restaurants who are not linked with MPL's EDI, their transactions are recorded manually due to complexity of the system and the understanding there is a risk that recording of such transaction may be mistreated। Very good, बिल्कुल ऐसा है। आगे चलते हैं। अच्छा तो मुझे आप एक बात बताते हैं, अगर मुझे कंप्लीटनेस का रिस्क है इनवॉइसिंग की, तो मैं क्या प्रोसीजर कर सकता हूं? मैं लेजर से सैंपल उठाऊंगा, ऐसे करूंगा, मैं लेजर में से सैंपल उठाऊंगा। हमजा मना कर रहे हैं, हमजा मना कर रहे हैं सर मैं लेजर में से सैंपल नहीं उठाऊंगा। फिर क्या करूंगा? फिर क्या करूंगा? मैं लेजर से नहीं उठा रहा, मैंने मान लिया। आगे, वेरी गुड यार, ऑर्डर्स डिलीवर्ड से मैं सेलेक्ट करूंगा सैंपल ऑफ ऑर्डर्स में, ड्यूरिंग द इंस्पेक्ट करूंगा कि वेदर उसकी इनवॉइसिंग हुई और वो जीएल में रिकॉर्ड हुआ या नहीं हुआ। हाँ जी ऐसा है, सही कह रहा हूं मैं, डायरेक्शन यही है। चलें आगे। सो सैंपल ऑफ मैनुअली प्रोसेस रेस्टोरेंट्स एंड ट्रेस ऑर्डर्स टू रेस्टोरेंट लेजर, इनवॉइस लेजर, इन रेस्टोरेंट लेजर एंड इनवॉइसेस एंड जनरल लेजर। ज़्यादा लिख रही है, सेलेक्ट द सैंपल ऑफ मैनुअली प्रोसेस रेस्टोरेंट्स एंड ट्रेस ऑर्डर्स टू द रेस्टोरेंट लेजर। नहीं थोड़ा सा गलत कर लिया, आप सिंपल ये बोलें ज़्यादा कि मैं सेलेक्ट करूँगा सैंपल ऑफ ऑर्डर्स दैट हैज़ बीन केटर्ड फॉर रेस्टोरेंट्स हु आर बीइंग मैनेज मैनुअली। ज़्यादा बात समझ आ रही है? मैं सेलेक्ट करूँगा सैंपल ऑफ ऑर्डर्स फॉर दोज रेस्टोरेंट्स हु आर बीइंग केटर्ड मैनुअली, और फिर मैं करूँगा ताकि कनेक्ट हो जाता है डॉट से डॉट। क्लियर है? ओके आगे। अब फिर यहाँ पे लिखा हुआ है
A separate ledger is maintained for each restaurant in which all receipts and payments are recorded. पहले बताओ, ये तो अच्छी चीज़ है ना कि हर एक रेस्टोरेंट का लेजर अलग है। यानी अगर मैं अज्यूम करूँ मैं फूड पांडा हूँ, सही है, तो मेरे पास हॉबनॉब भी आ रहा है, मेरे पास जो है पिज़्ज़ा हट भी आ रहा है, मेरे पास जो कैलिफोर्निया भी आ रहा है, हर किसी का हिसाब किताब अलग अलग चले तो ज़्यादा एफिशिएंट है ना। हर किसी का लेजर अलग है, क्या ट्रैकिंग करने में आसानी होगी? हाँ भाई, ट्रैकिंग करने में आसानी होगी ना। इसका हिसाब ये, इसका हिसाब ये, इसका हिसाब ये, हर किसी का हिसाब अलग अलग चलेगा। दिस इज गुड। आगे, अब a separate ledger is maintained for each restaurant in which all receipts and payments are recorded. Each restaurant is invoiced weekly on the basis of their ledger balances. हाँ भाई, वीकली हो रहा है लेजर बैलेंसेस के हिसाब से। Being a recent startup, MPL is a bit understaffed as there are only 2 accountants who are responsible for managing, processing and recording cash inflow, outflow and क्या मसला है यहाँ पे? 2 लोग काम कर रहे हैं। ये सेग्रीगेशन और ड्यूटीज का। हाँ भाई, तो हम ये लिखेंगे ना कि सिंस MPL इज बिट अंडर स्टाफ एंड देयर आर ओनली 2 accountants who are responsible for managing so many things such as processing and recording of all cash inflows and outflows, there is a risk that some accounting entries might be incorrectly posted or they might commit fraud. ऐसा ही है ना, there is an opportunity to commit fraud because they are only responsible for receiving payments and there is no active oversight over them. ऐसा है मेरे बच्चों, बात समझ आती है? हाँ, एरर मैंने बोला, एरर ओमिशन भी हो सकती है, बिल्कुल ऐसा है, एरर ओमिशन भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, तो मुझे बताओ, जितने मैंने रिस्क निकाले उसमें से आप लोगों ने कितने निकाल लिए इसमें, जल्दी बताओ। ये सारे। अच्छा, एक और चीज़ बिफोर वी गो फर्दर, इस सवाल में एक और रिस्क है जो मुझे अभी देख के भी याद आया। आपको पता है जो ऑनलाइन ऑर्डरिंग सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी डिपेंड करती है कि क्या उस सिस्टम के अंदर कोई मैनुअल चेंजेस तो नहीं कर सकता। आईटी कंट्रोल्स, याद है मैं आगे कराऊंगा, अभी बस इसके सवाल के लिए बता रहा हूँ। आईटी जनरल कंट्रोल्स कि हर किसी के पास उस सिस्टम का एक्सेस नहीं होना चाहिए, उस सिस्टम की फंक्शनैलिटी, उस पर कौन कौन से कंट्रोल्स लगे हुए ये मुझे पता होने चाहिए, क्योंकि उसी सिस्टम पे डिपेंडेंट है ना ये सारी चीज़ें। तो क्या उसके पास हर बंदे को सिस्टम का एक्सेस होना चाहिए? नहीं सर, हर बंदे के पास नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्या उसकी प्रोग्राम चेंजेस कोई भी कर सकता हो? कोई भी प्रोग्राम चेंजेस हो सकते हैं उसमें? नहीं सर, कोई भी नहीं करे, ऐसा है। अच्छा, क्या उसकी फंक्शनैलिटी बिल्कुल सही होनी चाहिए? फंक्शनैलिटी कि अगर उस पर आईडी कंट्रोल लगे हुए होंगे ना, जैसे कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज देखना ना कि वहाँ पे ऑर्डर प्लेस हुआ तो यहाँ पे ऑटो इनवॉइस आई या नहीं आई, ऑटो इनवॉइसिंग हो रही है नहीं हो रही है, तो उस पर टेस्ट ऑफ कंट्रोल किए या नहीं किए, ये कैसे देखेंगे? ये भी तो देखना पड़ेगा। यस, अनऑथराइज चेंजेस इन ऑर्डर तो कोई नहीं कर सकता। ये सारी चीज़ें आपका रिस्क है। तो उस चीज़ों को अनऑथराइज चेंजेस हुए नहीं हुए इसके लॉग्स ऑब्टेन कर सकते हैं? लॉग्स, जल्दी बताओ, लॉग ऑब्टेन कर सकते हैं? अच्छा, अपने आईटी एक्सपर्ट को लगा सकता हूँ इंटीग्रेशन चेक करने के लिए कि वो रियल टाइम में प्रोसेस कर रहा है नहीं कर रहा, अपने आईटी एक्सपर्ट को लगा सकता हूँ? जल्दी बताएं। हाँ जी मेरे बच्चों, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया, यहाँ तक बात समझ आती है? तो भाई ये था हमारा सवाल, मैंने इस पर कोई 1 घंटा लगाया तुम्हारे साथ डिस्कशन में। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हैं। जल्दी बताओ मेरे बच्चों, बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? बिल्कुल क्लैरिटी के साथ में 1 घंटा लगाया सवाल के ऊपर, सिर्फ डिस्कशन पे। ओके, तो कल भी मैं क्लास रखूँगा और कल की क्लास में हम कुछ और नई चीज़ें सीखेंगे। आई थिंक 2 से 3 क्लासेस बाकी हैं, फिर हम रिस्क से उड़ के अपने एक अलग रिस्क के चैप्टर पे चले जाएंगे जिसको हम कहते हैं इंटरनल कंट्रोल्स को समझना और उससे रिस्क निकालना। अभी तक जितने भी मैंने रिस्क निकालना आपको सिखाए वो पता है कैसे सिखाएं? आपने कैसे एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग ली, दिख रही है हाँ या नहीं? जल्दी बताओ। ऑपरेशंस की अंडरस्टैंडिंग ली, दिख रही है आपके सामने, और एनालिटिकल प्रोसीजर्स की और एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग। आपने ये 3 चीज़ों से रिस्क निकाले थे, पर अब जो आगे जाएंगे हम
हम देखेंगे कि अगर मेरे एंटिटी के अंदर जहाँ पे कंट्रोल्स गायब हैं, फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगेन आई एम रिपीटिंग, जहाँ पे कंट्रोल्स गायब हैं वहाँ पे रिस्क होता है। जैसे कि एक एक करके एग्जांपल देता हूँ, अगर मेरा कोई क्रेडिट लिमिट सेट करने वाला ही नहीं है, कोई रिस्क है? जल्दी बताओ, क्रेडिट लिमिट सेट करने वाला नहीं है, कोई रिस्क है? क्या रिस्क है? एफएस में बैड डेट्स का, वेरी गुड। अच्छा, मेरी सेल्स बुक होती है, मेरी सेल्स बुक होती है, सेल्स बुक होती है, मेरी सेल्स बुक होती है सेल्स ऑर्डर के बेस पे, कोई रिस्क है? मेरी सेल्स बुक होती है सेल्स ऑर्डर के बेस पे, कोई रिस्क है? हाँ भाई, प्री मेच्योर रेवेन्यू रिकॉग्निशन का, वेरी गुड। तो जैसे ही आपको पता लगता है कि यहाँ कंट्रोल गायब है, ओ शिट यहाँ पे ये मसला हो सकता है, डन हो गया। तो अब हम उस चक्कर पे चलेंगे और फिर नए चैप्टर का आगाज़ करेंगे। सिर्फ 2 क्लासें, मे बी कल से शुरू कर लें तो इंशाल्लाह हम उसको साथ साथ लेके चलेंगे, सही है, और बाकी एजाज़ को छूते हुए चलेंगे। डन हो गया, चलें मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।